आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने एक न्यू टॉपिक पर वीडियो बनाया है जिसका टॉपिक है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जो कि इसका सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट इस टॉपिक का मैंने अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में डाल दिया हुआ है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का फर्स्ट पार्ट, तो ये सेकेंड पार्ट है। तो इस पे भी हम कुछ उस वीडियो के आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे MPPSC सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, और जो हमारे MPPSC प्री का एग्ज़ाम होने वाला है तो उन सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। और इस वीडियो में जितने भी मैंने इसमें पॉइंट्स बताए हुए हैं उन सभी को आप नोट ज़रूर करें, ताकि यदि इनमें से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन MPPSC प्री के एग्ज़ाम में पूछता है तो आप उसे अटेंड कर सकें। तो चलते हैं फ्रेंड अपने वीडियो की ओर, देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप मेरे चैनल MPPSC नोट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे जितने भी नए नए वीडियोस MPPSC से रिलेटेड अपलोड हो रहे हैं रोज़ रोज़, वो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। अब देखेंगे पॉइंट्स इसमें। तो संचार के मूलभूत घटक, सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स इसमें संचार के मूलभूत घटक के बारे में। जो संचार के मूलभूत घटक होते हैं वो कौन कौन से, तो किसी भी संचार व्यवस्था के लिए निम्नलिखित मूल घटकों का होना आवश्यक है। मतलब कि जो बोल रहे कि संचार व्यवस्था के लिए कौन कौन से घटक होने अनिवार्य हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो सबसे पहला है सूचना या संदेश, इन्फॉर्मेशन या मैसेज। सबसे पहला घटक तो यही है फ्रेंड्स कि यदि कोई इन्फॉर्मेशन है या फिर मैसेज है तभी हम किसी को संचार उसके माध्यम से कर सकते हैं। यदि सूचना या संदेश या सूचना ही नहीं रहेगी तो हम किस चीज़ को भेजेंगे, किस मतलब सामने वाले को, ठीक है ना। तो सूचना या संदेश पहला घटक है। और दूसरा क्या है, प्रेषक यंत्र या फिर ट्रांसमीटर। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो सूचना या संदेश को विद्युत तरंगों में बदलकर माध्यम में संप्रेषित करता है। ये जो एक ट्रांसमीटर जो होता है फ्रेंड, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो सूचना या संदेश को विद्युत तरंगों में बदल के फिर भेजता है इसे, ठीक है ना। कहाँ भेजता है, तो प्रेषक जो माध्यम होता है तो वहाँ पे माध्यम के पास ये भेज देता है चेंज करके सूचना को, ठीक है। इसके बाद क्या है अगला, प्रेषक माध्यम। ये देखिए ये वाला जो है सेकंड, प्रेषक यंत्र क्या करता है, जो कन्वर्ट करता है सूचनाओं को तो इसके पास भेज देता है। फिर ये क्या करता है, तो प्रेषक माध्यम जो है ट्रांसमिशन मीडियम भी इसे कहा जाता है इंग्लिश में। तो यह विद्युत तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वाहक का काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान बीच में जो माध्यम का काम करता है, ले जाने का माध्यम कार्य करता है, ठीक है ना। इसके बाद अगला जो फोर्थ जो है ये क्या है, प्राप्तकर्ता या रिसीवर। ये क्या करता है, तो प्राप्तकर्ता या रिसीवर जो होता है यह एक उपकरण है जो माध्यम द्वारा लाए गए तरंगों को, जो मतलब ये माध्यम लेके गया था तो ये रिसीवर क्या करता है, उन तरंगों को पुनः विश्वसनीयता के साथ सूचना या संदेश में बदल देता है। जो तरंगे गई होती हैं रिसीवर के पास तो वो पुनः क्या करता है, विश्वसनीयता के साथ सूचना या संदेश में उन तरंगों को बदल देता है, ठीक है ना। सूचना या संदेश में बदल देता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है, संचार के मूलभूत घटक हो गए। आप संचार व्यवस्था, जो संचार व्यवस्था के मूलभूत घटक हो गए। अब हम संचार व्यवस्था को संप्रेषण के आधार पर मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। जो संचार व्यवस्था है उसे संप्रेषण के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो ये दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से, तो बिंदु से बिंदु तक मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। और जो दूसरा है वो क्या है, तो दूसरा है संचारण। इसके भी देखते हैं कि इसमें दोनों में देखते हैं दूसरा क्या है, संचारण। तो पहला देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। इसमें क्या है, तो सूचना को किसी निश्चित स्थान से प्रेषित किया जाता है तथा उसे किसी निश्चित स्थान पर ही प्राप्त किया जाता है। सूचना को जो किसी निश्चित स्थान से प्रेषित किया जाता है और किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त किया, जैसे कि किसी निश्चित स्थान, मान लीजिए कोई सूचना या मैसेज है तो वो किसी सेंडर के माध्यम से एक निश्चित स्थान से भेजा जाता है और वो एक निश्चित स्थान पर रिसीवर के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है ना। इसमें एक प्रेषक यंत्र तथा एक ही प्राप्तकर्ता यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक सेंडर का और एक रिसीवर का यूज किया जाता है। जैसे कि टेलीफोन में आपने देखा होगा कि एक फ़ोन
से जो बात करता है सामने वाला और के पास होता है, जैसे मोबाइल ले लीजिए आप, दो लोगों के बीच है उसमें बातचीत होती है। एक मोबाइल जो फ़ोन करता है, कॉल करता है, और दूसरा मोबाइल रिसीवर के पास जो कि रिसीव करता है कॉल। तो इस तरह से वो बता रहा है कि टेलीफोन जैसे एग्जाम्पल दिया है इसने, ठीक है। इसके बाद देखते हैं संचारण, ब्रॉडकास्ट। ये क्या होता है? तो सूचना को किसी एक स्थान से प्रेषित किया जाता है तथा इसे एक साथ कई स्थानों पर ग्रहण किया जा सकता है। इसमें एक प्रेषक यंत्र जबकि कई रिसीवर यंत्र हो सकते हैं, जैसे टेलीविज़न, रेडियो। जैसे फ्रेंड्स की सूचना को एक स्थान से भेजा जा रहा है लेकिन इसे कई स्थानों पर प्राप्त किया जा रहा है। जैसे कि आप देखते होंगे कि जैसे कि हमारे टीवी चैनलों में क्या होता है कि जैसे कि मीडिया वाले ही आप देख लीजिए, कोई फिल्म होती है तो वो एक जगह से, वो लोग जैसे मीडिया वालों को देखिए, वो लोग एक जगह से, एक स्टूडियो से बोल रहे होते हैं, लेकिन वो उसे देखने वाले जो रिसीवर होते हैं, अब देखने वाले लोग होते हैं, वो पूरे भारत में या किसी पूरी दुनिया में उसे देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो बोलने वाला एक ही होता है, सेंड करता है जो सूचना या मैसेज को, वो एक जगह बैठा रहता है और एक ही होता है, लेकिन उसे रिसीव करने वाले, जो प्राप्त करने वाले, देखने वाले, वो कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब रिसीवर बहुत होते हैं और सेंडर केवल एक होता है, तो उसे ब्रॉडकास्ट कहा जाता है, जैसे टेलीविज़न और रेडियो के माध्यम से होता है। इसके बाद देखते हैं संचार व्यवस्था के प्रकार कौन कौन से हैं। तो संचार व्यवस्था को प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता के बीच क्रिया के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? तो बिंदु से बिंदु तक, सिंप्लेक्स, इसमें एक सेकेंड फ्रेंड्स, इसमें जो फ्रेंड्स ये है बिंदु से बिंदु, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सिंप्लेक्स, बस आप ये लिखिए सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन मेथड। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन मेथड जो है, बस इतना आप लिखिए। इसे जो लिखिए, इसका क्या अर्थ होता है? सूचना को केवल एक ही दिशा में अर्थात प्रेषक से प्राप्तकर्ता की ओर संचारित किया जाता है। इसमें सूचना का प्राप्त होना सुनिश्चित नहीं होता, जैसे रेडियो या टेलीविज़न। तो इसमें क्या बता रहा है फ्रेंड्स कि ये जो बता रहा है कि सिंप्लेक्स जो कम्युनिकेशन मेथड होता है, तो उसके तहत सूचना को केवल एक ही दिशा अर्थात प्रेषक से प्राप्तकर्ता की ओर संचारित किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि टीवी चैनल के माध्यम से कोई भी मतलब कि प्रोग्राम प्रसारित किया जाता है एक जगह से, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो सभी जगह जहाँ भेजा जा रहा है, सभी, जैसे कि मान लीजिए भेजा जा रहा है तो वो सभी जगह प्राप्त हो ही सके, उसका पूरी तरह से देख सकें लोग, क्योंकि कभी कभी सिग्नल्स की प्रॉब्लम आ जाने की वजह से उसे भेजा तो सही जगह से ठीक से जाता है, लेकिन जो रिसीवर होता है उसे ठीक से प्राप्त नहीं कर पाता क्योंकि सिग्नल की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि वो पहुंच ही जाएगा वहाँ सेंडर के द्वारा भेजे जाने के बाद, तो रिसीवर उसे प्राप्त कर लेगा। इस मोड में ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है ना, इस मेथड में। तो इसे क्या बोलते हैं? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन मेथड, ठीक है ना। तो ये बिंदु से बिंदु आप नहीं लिखिएगा, इसे काट दीजिएगा, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन मेथड कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट होता है, और फ्रेंड्स इसके सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन मेथड का उदाहरण क्या है? तो रेडियो है या फिर टेलीविज़न का प्रसारण है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो अगला है अर्ध डुप्लेक्स विधि कहते हैं जिसे, या फिर क्या कहते हैं, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मेथड। तो इसमें क्या होता है? इसमें सूचनाओं का संचारण दोनों दिशाओं अर्थात प्रेषक से प्राप्तकर्ता तथा प्राप्तकर्ता से प्रेषक की ओर किया जा सकता है, ठीक है। पर एक समय में सूचना केवल एक ही दिशा में प्रेषित की जा सकती है, जैसे वॉकी टॉकी, ठीक है। तो ये कैसे बता रहे हैं फ्रेंड कि जैसे सूचनाओं का संचारण दोनों दिशाओं में होता है, प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक, मतलब कि सेंडर से रिसीवर तक, और रिसीवर से सेंडर को भी किया जा सकता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही बार भेजा जा सकता है, जैसे वॉकी टॉकी। आपने देखा होगा कि जैसे पुलिस वाले कभी कभी जब वो टीवी में दिखाते हैं कि उनके हाथ में वो एक वॉकी टॉकी रहता है, तो वो उन्हें सूचना उसी के माध्यम से प्राप्त होती है, जैसे कमांड कंट्रोल रूम से डायरेक्ट वो एक बार बता देते हैं, तो उनको उनके जो वॉकी टॉकी होता है उसमें आवाज़ सुनाई देने लगती है, कोई भी यदि उनको सूचना देनी रहती है हेड कंट्रोल रूम से पुलिस वालों को, तो उनके माध्यम से उसे बता दिया जाता है। तो वही बता रहा है कि एक बार में केवल एक ही बार मतलब सूचना भेजी जा सकती है, या तो आप एक बार में भेज सकते हैं तो सामने वाला प्राप्त करेगा, या तो फिर सामने वाला भेजेगा तो आप प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार में एक ही बार होता है। लेकिन अब जब आगे वाला हम देखते हैं तो ये क्या है? पूर्ण डुप्लेक्स विधि। पूर्ण डुप्लेक्स विधि में क्या है? मतलब फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मेथड। तो इसमें सूचना को एक साथ दोनों दिशाओं में संप्रेषित किया जा सकता है तथा प्राप्त किया जा, मतलब कि एक साथ दोनों दिशाओं में एक साथ लगातार भेजा भी जा सकता है और प्राप्त भी किया जा सकता है, ठीक है। इसमें सूचना का प्राप्त होना तत्काल सुनिश्चित किया जा सकता है।
इसके लिए 4 तार की आवश्यकता पड़ती है, मतलब इसके लिए जो यूज करने के लिए इस विधि का 4 तार की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से दोनों तरफ से भेजा जा सकता है एक ही साथ में, जैसे सेंड भी किया जा सकता है, रिसीव भी एक साथ ही भेजा और प्राप्त दोनों किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दूर संचार शब्दावलियाँ, मतलब कि जो दूर संचार शब्दावली मतलब टेलीकॉम से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं फ्रेंड्स, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या है। पहला है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसमें यह एक ऐसी विद्युत यांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर देती है। मतलब कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र कर देती है, चेंज कर देती है। और उदाहरण के लिए माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अतः यह एक ट्रांसड्यूसर का उदाहरण है। विद्युत ट्रांसड्यूसर ताप विस्थापन आदि को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, और जबकि स्पीकर जो होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। तो ये एक प्रकार से ट्रांसड्यूसर का काम करते हैं, ये दूसरे एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बदल देने का काम करते हैं, ठीक है, ट्रांसड्यूसर। इसके बाद देखते हैं संकेत या सिग्नल क्या होते हैं। तो संकेत या सिग्नल क्या होते हैं? तो वैसी सूचना जिसे विद्युत तरंगों में परावर्तित कर दिया गया है, वैसी मान लीजिए कोई सूचना है उसे विद्युत तरंगों में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो जिसे संचार के माध्यम से भेजा जा सकता है। मतलब संचार का माध्यम से उसे एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा सकता है, उसे संकेत कहा जाता है, ठीक है। और संकेत 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? एनालॉग सिग्नल या फिर दूसरा क्या है? तो दूसरा है डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है फ्रेंड्स? तो इस प्रकार के संकेत में तरंगों के विभव और धारा में लगातार परिवर्तन होता रहता है, ठीक है ना। जो तरंगे जाती हैं उनके विभव और धारा में लगातार परिवर्तन होता रहता है, किसमें? एनालॉग सिग्नल में, ठीक है ना। एनालॉग संकेत जिसे कह सकते हैं हिंदी में। इसके बाद डिजिटल सिग्नल में क्या होता है? इसमें यहाँ पे फ्रेंड्स इसमें होगा, आप यहाँ पे कर लीजिएगा। इसमें तरंगों के विभव व धारा का मान निश्चित अनुपात में परिवर्तित होता है तथा बाइनरी पद्धति में यह 0 तथा 1 के रूप में होता है। ये जो डिजिटल सिग्नल में क्या होता है फ्रेंड कि जो इसमें विद्युत व धारा का मान एक निश्चित अनुपात में परिवर्तित होता है, ठीक है ना। जैसे एनालॉग सिग्नल में लगातार परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें डिजिटल सिग्नल में एक निश्चित अनुपात में ही परिवर्तन होता है। बाइनरी पद्धति में यह 0 तथा 1 के रूप में होता है। जो डिजिटल सिग्नल होता है फ्रेंड्स, वो बाइनरी जो पद्धति होती है उसमें 0 या 1 के फॉर्म में पाया जाता है। डिजिटल संकेत की क्षमता अधिक तथा त्रुटियां कम होती हैं। मतलब जो इसकी कार्य करने की जो क्षमता होती है डिजिटल संकेतों की, वो अधिक, लेकिन त्रुटियां कम होती है। इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर के बारे में आपने शायद सुना होगा कि कंप्यूटर जो होता है कि हमेशा वो मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, 0-1 के फॉर्म में वो सूचनाओं को लेता है अपने मशीन कोड में, और उसके बाद ही वो कुछ प्रोसेस करता है 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है। तो वो डिजिटल सिग्नल का ही एक उदाहरण है। और आपने देखा होगा वॉच भी आती हैं जो वो डिजिटल सिग्नल के उदाहरण है। उसमें जो नंबरिंग रहती है तो वो डिजिटल वो बदलती रहती है जैसे करके, और कांटे वाली एक घड़ी अलग आती है और डिजिटल वाली घड़ी अलग आती है, ठीक है। तो वो भी आपने देखा होगा, इसके उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या है प्रेषक यंत्र। प्रेषक यंत्र क्या है फ्रेंड्स? तो ये है ट्रांसमीटर इसे कहते हैं इंग्लिश में। इसके जो देखते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो सूचना या संदेश को विद्युत यांत्रिक तरंगों में परिवर्तित कर माध्यम पर संप्रेषित करती है ताकि इसे प्राप्तकर्ता यंत्र द्वारा ग्रहण किया जा सके। एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है फ्रेंड्स ये प्रेषक यंत्र या ट्रांसमीटर, जो कि सूचना या संदेश को विद्युत यांत्रिक तरंगों में परिवर्तित करके माध्यम पर संप्रेषित, मतलब कि जो मीडियम है जिसके द्वारा सूचना या संदेश को भेजा जा रहा है वहाँ पर ये इसे विद्युत यांत्रिक तरंगों में परिवर्तित करके माध्यम के पास भेज देती है ताकि इसे प्राप्तकर्ता यंत्र द्वारा ग्रहण किया जा सके। अब जब ये माध्यम के पास भेज देती है सूचना या संदेश को, तो ये माध्यम क्या करता है? इसे प्राप्तकर्ता यंत्र जो रिसीवर के पास भेज देता है, और रिसीवर ऐसे जो रिसीवर होता है वो इसे ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। तो अगला है हास। हास क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो हास है प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक
पहुंचने के दौरान माध्यम में संप्रेषित तरंगों की क्षमता में कमी दर्ज की जाती है, जिसे हास कहते हैं। हास क्या होता है फ्रेंड कि प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक, मतलब जो सेंडर है और रिसीवर है, इन दोनों के बीच जो तरंगों का भेजी जाती हैं सूचनाएं जो तरंगों के माध्यम से, उनमें कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज के वजह बीच में कुछ इश्यूज की वजह से वो तरंगों में कमी दर्ज की जाती है, मतलब कि क्षमता उसकी कम हो जाती है, ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा कि कभी कभी आप मोबाइल फ़ोन पर बात करते हैं लेकिन वो जो आवाज़ें ठीक से सुनाई नहीं देती, वो कट जाती हैं, तो आप कहते हैं कि सिग्नल प्रॉब्लम है। तो वो एक्चुअली क्या होता है कि वो जो सैटेलाइट से सिग्नल ठीक से मिल नहीं पाता है इस वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाने की वजह से, ट्रैफिक हो जाने की वजह से वो अच्छे से ध्वनि नहीं पहुंच पाती एक दूसरे से। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे कि तरंगों का हास हो जाता है, तो उसे ही कहा जाता है, हास कहा जाता है, ठीक है ना। तरंगों की मतलब क्षमता में कमी दर्ज हो जाती की जाती है, जिसे हास कहा जाता है। इसके बाद अगला क्या है, तो अगला देखते हैं। अगला है संवर्धन। संवर्धन क्या है फ्रेंड्स, तो ये है एम्प्लीफिकेशन। इसे क्या है, विद्युत परिपथों का प्रयोग कर संकेत या तरंगों की क्षमता तथा आयाम में वृद्धि करने की प्रक्रिया संवर्धन कहलाती है। कमजोर तरंगों से सही सूचना प्राप्त करने के लिए संवर्धन आवश्यक है। इसके द्वारा संकेतों में आए हास की पूर्ति की जा सकती है। तो ये संवर्धन क्या होता है फ्रेंड्स की एम्प्लीफिकेशन, जो विद्युत परिपथों का, कुछ ऐसे विद्युत परिपथ होते हैं जिनका यूज करके जो संकेतों भेजे गए थे तरंगे, उनकी जो क्षमता में कमी दर्ज की गई है, तो उसे क्या किया जाता है, ये पूर्ण कर देते हैं। मतलब कि जो भी कमी दर्ज हुई है तरंगों के भेजे जाने पे, तो उसे यदि कोई कमी हुई है तो उसे पूर्ण कर देते हैं इन विद्युत परिपथों के माध्यम से, जिससे जो कि ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो संवर्धन कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए सूचना वगैरह को हम कहीं भेज रहे हैं तरंगों के माध्यम से, तो उनके में कुछ कमी दर्ज हो जाती है, जैसे कि वाली अच्छी सी क्वालिटी वो नहीं जा पाती, तो ये कुछ विद्युत परिपथ ऐसे आते हैं जिनका यूज करके उन जो तरंगों की जो कमी हुई है, हास हुआ है उनके जो जाने में, तो उनको ये कमी को पूर्ण कर देते हैं, जिसके वजह से वो ठीक ठीक तरंगे फिर अपने जो गंतव्य स्थान तक जहाँ जानी रहती रिसीवर तक, वहाँ पे पहुँच जाती हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये संवर्धन या फिर एम्प्लीफिकेशन कहलाती है। और कमज़ोर जो तरंगे होती हैं, सही सूचना प्राप्त करने के लिए ये संवर्धन इसका करना आवश्यक होता है, ठीक है। इसके द्वारा संकेतों में आए हास की पूर्ति की जा सकती है। इसके बाद परास क्या है, तो परास है फ्रेंड्स, परास क्या है, तो ये है प्रेषक से प्राप्तकर्ता, मतलब कि सेंडर से रिसीवर के बीच की अधिकतम दूरी जहां तरंगों को ग्रहण कर उससे वांछित तथा विश्वसनीय सूचना प्राप्त की जा सकती है, उस यंत्र को परास कहलाता है। तो प्रेषक जो सेंडर से रिसीवर के बीच की अधिकतम दूरी जहां तरंगों को ग्रहण करके, मतलब रिसीव करके उसमें वांछित तथा विश्वसनीय सूचना प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि सेंडर से रिसीवर तक कोई सूचना भेजी जाती है तरंगों के माध्यम से, तो जब रिसीवर उसे ग्रहण करता है, मतलब अपने रिसीव कर लेता है, तो उसमें एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो रही है कि नहीं, मतलब एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त की जा सकती है जिसके माध्यम से, तो उस यंत्र को परास कहलाते हैं। मान लीजिए कि कितनी दूरी, मान लीजिए कोई फ़ोन पे आप बात कर रहे हैं, दो मोबाइल, आपने किसी को कॉल किया और वो सामने वाले को आपने कॉल किया तो उसने उठाया, तो ये देखा जाता है कि कितनी रेंज पर ये सूचना, मतलब कॉल किया जा रहा है। तो एक निश्चित रेंज पर यदि, जैसे कि मान लीजिए रहता है एक निश्चित रेंज पर, तो वो सूचना एकदम क्लियरली विश्वसनीय रूप से पहुँचती। लेकिन अगर यदि एक रेंज से बाहर अगर आप कॉल करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई आप पहाड़ी इलाके में चले जाइए जहाँ पर नेटवर्क की कमी होती है, काफ़ी वहाँ टावर वगैरह कम होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ कॉल लगाएंगे मैदानी इलाके से पहाड़ी इलाके में, तो पहाड़ी इलाके में जब कॉल जाएगा तो वहाँ नेटवर्क वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि वहाँ जो टावर होते हैं वो काफ़ी दूर दूर पर होते हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बात नहीं हो पाती है ठीक से। तो वही बता रहे हैं कि वो एक रेंज से काफ़ी दूर होता है वो एरिया, जैसे कि वो टावर का जो रेंज है उस रेंज से काफ़ी दूर है, इस वजह से वो ठीक से वहाँ पर सूचना नहीं प्राप्त हो पाती। तो वही बता रहे कि एक रेंज होता है जहाँ उस रेंज पर यदि आप बात करते हैं तो वो एक विश्वसनीय सूचना आपको प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है कि बेस बैंड संकेत। बेस बैंड संकेत क्या होता है, तो बेस बैंड सिग्नल जो होता है, सूचना या संदेश को उसकी मूल अवस्था में बेस बैंड कहा जाता है। जो कोई सूचना या संदेश है उसकी जो मूल अवस्था होती है उसे बेस बैंड कहा जाता है। यह एक निश्चित आवृत्ति की तरंगे नहीं होती हैं, बल्कि इसमें एक निश्चित सीमा में कई आवृत्तियों का समावेश है। तो जो ये एक निश्चित आवृत्ति की तरंगे नहीं होती, बल्कि इसमें क्या होता है कि एक निश्चित सीमा में कई प्रकार की आवृत्तियों का समावेश होता है किसमें, बेस बैंड
संकेत में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या है, तो निम्न निम्न आवृत्ति तरंगों को उनमें ह्रास के कारण अधिक दूरी तक संप्रेषित नहीं किया जा सकता। जो निम्न आवृत्ति की तरंगें होती हैं फ्रेंड्स, उनमें कुछ जो जाते जाते उनमें ह्रास हो जाता है, तो इस वजह से वो एक तो ऑलरेडी वो बहुत कम आवृत्ति की तरंगें होती हैं, लेकिन यदि उन्हें भेजा जाता है कहीं तो उनमें और ज़्यादा ह्रास हो जाता है भेजते भेजते, तो वो सूचना बिल्कुल एकदम से लुप्त हो जाती है, सूचना खत्म हो जाती है। इसलिए क्या किया जाता है कि जब निम्न आवृत्ति की तरंगों को भेजा जाता है, संप्रेषित किया जाता है कहीं, तो मूल सूचना जो मुख्यतः निम्न आवृत्ति तरंगें होती है, मतलब कि जो मूल सूचना होती है निम्न आवृत्ति तरंगों की इस होती हैं, इसमें क्या किया जाता है कि उच्च आवृत्ति की तरंगों पर जो निम्न आवृत्ति की तरंगें होती हैं उन्हें क्या किया जाता है, उच्च आवृत्ति वाली तरंगों के ऊपर अधिरोपित कर दिया जाता है, मतलब उनके साथ जोड़ दिया जाता है, ताकि ये जो निम्न आवृत्ति की तरंगें हैं ये अपने गंतव्य स्थान तक उच्च आवृत्ति की तरंगों के साथ अधिरोपित होकर अच्छे से पहुंच सकें, ठीक है ना। तो उसके लिए इन्हें उच्च आवृत्ति तरंगों के साथ अधिरोपित किया जाता है। जो मूल सूचना को जो निम्न आवृत्ति की तरंगें हैं वाहक के रूप में अधिक दूरी तक ले जा सकती हैं, इस प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो ये जो निम्न आवृत्ति की तरंगें थी, इन उच्च आवृत्ति की तरंगों के माध्यम से सही स्थान पर अच्छे से पहुंच जाती हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहलाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं आगे, थोड़ा देखें आगे, देखते हैं क्या है। तो आगे है डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन क्या है फ्रेंड्स, तो यह मॉड्यूलेशन जो ऊपर हमने पढ़ा है मॉड्यूलेशन, उसके विपरीत प्रक्रिया है। मॉड्यूलेशन के बाद ट्रांसमीटर द्वारा संप्रेषित उच्च आवृत्ति तरंगों की सूचना सहित ग्रहण कर उसमें से वांछित सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया डीमॉड्यूलेशन। तो ये जब मॉड्यूलेशन को हम करते हैं फ्रेंड्स कि निम्न आवृत्ति वाली तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली तरंगों में अधिरोपित करके भेजा जाता है, तो उसके बाद जो रिसीवर होता है वहाँ पे, तो वो क्या करता है कि ये मॉड्यूलेशन के विपरीत डीमॉड्यूलेशन करता है, कि जो सूचना अधिरोपित की गई थी निम्न आवृत्ति वाली, तो उस जो वास्तविक सूचना को वो डीकोड करता है, डीमॉड्यूल करता है, अलग अलग करता है, और वास्तविक जो मूल सूचना होती है उसे प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं कि डीमॉड्यूलेशन कहलाता है, जो वास्तविक सूचना को प्राप्त कर लेता है अलग अलग करके रिसीवर के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, तो रिपीटर। रिपीटर क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये होता है रिपीटर क्या होता है, तो रिपीटर देखते हैं, ह्रास के कारण कमज़ोर पड़ गए तरंगों को ग्रहण कर उन्हें संवर्धित कर पुनः माध्यम में संप्रेषित करने का काम रिपीटर द्वारा किया जाता है। रिपीटर में प्राप्तकर्ता यंत्र, संवर्धक तथा प्रेषक यंत्र तीनों होते हैं। इसमें प्राप्तकर्ता यंत्र तथा प्रेषक यंत्र की आवृत्ति समान या अलग अलग हो सकती है। इसके द्वारा तरंगों को अधिक दूरी तक भेजा जा सकता है तथा संचार के प्रभावी क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। तो रिपीटर क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक प्रकार से मशीन होती है जिसके माध्यम से जो कम ह्रास हो गई हैं, जो तरंगें भेजी जा रही हैं, उनकी जो कमी दर्ज हुई है उनकी आवृत्ति वगैरह में, तो उसको क्या किया जाता है, उन तरंगों को पुनः संवर्धित एम्पलीफाई करके, संवर्धित करके पुनः माध्यम में जो मीडियम के थ्रू भेजा जा रहा है इन तरंगों को, उनमें फिर से भेज दिया जाता है उस मीडियम में। और ये काम कौन करता है, तो रिपीटर के द्वारा ये काम किया जाता है। और रिपीटर में प्राप्तकर्ता यंत्र मतलब रिसीवर, संवर्धक यानी एम्पलीफायर और प्रेषक यंत्र मतलब सेंडर, तीनों ही होते हैं रिपीटर के अंदर। इसमें प्राप्तकर्ता यंत्र तथा प्रेषक यंत्र की आवृत्ति जो होती है, रिसीवर और सेंडर की आवृत्ति जो है अलग अलग होती है, ठीक है। इसके द्वारा तरंगों की जो अधिक दूरी तक भेजा जा सकता है, इसका यूज करके तरंगों को अधिक दूरी तक भेज सकते हैं, क्योंकि ये बार बार यदि तरंगों का ह्रास हो रहा है तो ये उसे ठीक कर करके फिर से उसकी जो उच्च आवृत्ति में बदल देता है उसको, तरंगों को, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके माध्यम से संचार को, कम्युनिकेशन जो है अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, किसके माध्यम से, रिपीटर के माध्यम से। इसके बाद लास्ट पॉइंट है एंटीना। लास्ट एंटीना क्या है, तो एंटीना प्रेषक यंत्र द्वारा जो सेंडर के द्वारा उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों को हवा में प्रसारित करने तथा प्राप्तकर्ता यंत्र द्वारा, रिसीवर द्वारा उन तरंगों को ग्रहण करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो एंटीना के माध्यम से किया जाता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये जो जितने भी मैंने इसमें प्रमुख डेफिनेशंस आपको बताए हैं, तो उन सभी को आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, क्योंकि इनमें से यदि कोई भी क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछता है कि डेफिनेशन देके कि ये क्या कहलाता है या किसके माध्यम से क्या होता है, तो उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बने तो उसे आप अटेम्प्ट कर सकें, इसलिए इसको आप नोट्स में ज़रूर ऐड कीजिए।
तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अगले दिन नए टॉपिक के साथ, किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे और जल्द ही हम धीरे धीरे पूरे एमपीपीएससी के सिलेबस को कवर करते जाएंगे। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन वीडियोज़ के आपको मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।